हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 29, 30 एंड 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 1, 2 एंड 3 जनवरी के करंट अफेयर्स की, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली का करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं 29, 30 एंड 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। इसमें जो न्यूज़ आईएएस के लिए काम की थी और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में भी थी वो थी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। आपने न्यूज़ में देखा कि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के 43 में से 33 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य में भाजपा सत्ता में आई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में पिछले एक साल में 4 बार सीएम बदले जा चुके हैं, और दरअसल अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। तो देखते हैं कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में भी इतना सब राजनीतिक उठापटक जो है वो कैसे हो रहा है। हम करने के जा रहे हैं पिछले एक साल में जो जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है घटनाक्रम, उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो दरअसल 2014 में वहाँ पे इलेक्शन हुए। वहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं। इन 60 सीटों में से 42 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें पीपीए को यानी कि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, 11 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिली। कांग्रेस को 42 सीट मिली थी, तो कांग्रेस की सरकार बनी और नवाम तुकी को सीएम बनाया गया। ये सरकार लगभग 11 महीने तक ठीक ठाक चली, और उसके बाद दिसंबर 2015 में कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के साथ मिले और मिलकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पेश किया। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में तुकी की हार हुई, और इस हार के बाद में कांग्रेस अपनी सरकार को बनी रहने देने के लिए जोड़ तोड़ करने में कोशिश करने लगी। इसको देखते हुए 26 जनवरी 2016 को राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, और फरवरी 2016 को कांग्रेस के एक बागी विधायक कलिको पुल ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और उनको अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ पिटीशन लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के फैसले को गलत ठहराया और कलिको पुल की सरकार को हटा दिया। और सरकार के हटने के बाद ही आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, उस समय अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो, कि ये जो कलिको पुल थे ये अपने ही सीएम आवास में मतलब मृत अवस्था में पंखे से लटके हुए पाए गए। तो दरअसल अभी तक क्या हुआ कि नवाम तुकी की सरकार थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उनको हटा दिया गया। उनको हटाने के बाद में उनकी पार्टी के कुछ विधायक भाजपा से मिले, और भाजपा गठबंधन से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। कलिको पुल को सीएम बनाया गया, इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और फिर से नवाम तुकी ने कार्यभार संभाला। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक थे जो भाजपा के साथ मिलकर जिन्होंने सरकार बनाई थी, वो विधायक नवाम तुकी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। तो जो ये 42 विधायक थे, इनमें से एक दूसरे विधायक को, पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया और इनको सीएम बना दिया गया। और दरअसल हुआ क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने कलिको पुल को हटाकर नवाम तुकी की सरकार को बहाल किया, तब जो पीपीए के 5 विधायक थे, हमने आपको ऊपर बताया जब 60 विधायक थे, जब चुनाव हुआ तो 42 सीटें कांग्रेस को, 5 पीपीए को और 11 सीटें भाजपा को, 2 निर्दलीय को, इस तरह से सीटें प्राप्त हुई। तो जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया तो ये 5 विधायक भी इसी में शामिल हो गए। तो इस तरह कांग्रेस के टोटल विधायक हो गए थे 47। अब एक कलिको पुल हमने बताया मृत्यु हो चुकी थी, एक सीट खाली हो गई, तो कितने बचे 46, और 2 कांग्रेस के विधायक ने इन सब जो भी घटनाक्रम था उससे असंतोष व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के जो कांग्रेस के 5 विधायक बचे थे वो थे 44। इन 44 विधायक में से 43 विधायक पीपीए पार्टी में शामिल हो गए। सीएम पेमा खांडू समेत कांग्रेस के 43 विधायक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए, बस नवाम तुकी को छोड़कर। ये 43 विधायक पीपीए में चले जाने से क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार की जगह अब पीपीए की सरकार हो गई। उसमें भी मुख्यमंत्री सीएम पेमा खांडू ही रहे। ठीक, अब ये सरकार भी कुछ दिनों तक ठीक ठाक चली। अब पेमा खांडू का क्या हुआ, विवाद हो गया पीपीए के अध्यक्ष से। तो पीपीए के अध्यक्ष और सीएम पेमा खांडू, इन दोनों में विवाद हुआ। तो इन्होंने, अध्यक्ष ने पेमा खांडू को और 5 अन्य विधायकों को
निलंबित कर दिया। चलिए यहाँ अभी तक जो देखा उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2014 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। इसमें जो यहाँ के पीएम थे नवाब तुकी, उनकी हार हुई और उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर दूसरी सरकार बनाई और जिसमें सीएम बनाया गया कलिको पुल को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फिर से नवाब तुकी यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन विधायकों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस के ही एक दूसरे व्यक्ति पेमा खांडू को सीएम बनाया गया। अब पेमा खांडू अपनी विधायकों के साथ में 44 में से 43 विधायकों के साथ पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष से भी उनका विवाद हुआ। तो अब जो आपने न्यूज़ पढ़ी वो ये थी कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 43 में से 33 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य में भाजपा की सत्ता आई है। तो पहले कांग्रेस की सरकार, बाद में कांग्रेस के कुछ विधायक और प्लस भाजपा के समर्थन से कलिको पुल की सरकार, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के विभाजन के बाद में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की सरकार और अब पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के बाद में फाइनली भाजपा की सरकार। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे इतने अति संवेदनशील इलाके में इस तरह का घटनाक्रम आपको देखने को मिला। ये पॉलिटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ के साथ ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीन लगातार अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पे करता है और अरुणाचल प्रदेश जैसे इतने संवेदनशील इलाके में इतनी अस्थिर सरकार आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस टॉपिक को हम आंतरिक सुरक्षा के लिए भी तैयार करेंगे और पॉलिटी के लिए भी तैयार करेंगे। पॉलिटी के लिए किस तरह से तैयार करेंगे तो ये लास्ट में हमने यहाँ दिया हुआ है कि आप दल बदल कानून को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ये दल बदल कानून इस बार प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक वाइज लेक्चर जो प्रोवाइड कराया जाए वो दल बदल कानून पे प्रोवाइड करा दिया जाए और उसमें पूरा डिटेल में इसको कवर कर लिया जाए। अभी तक हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में जीएसटी देखा है, सीरिया को हमने आपसे बोला हुआ है, बहुत जल्दी सीरिया पे लेक्चर आपको 1 या 2 दिन में ही अगले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये कुछ ऊपर की न्यूज़ में ही फैक्ट थे, ये ज़्यादा काम के नहीं है, आप देखना चाहें तो बस देख सकते हैं कि आपने देखा कि एक सीएम विधायकों के साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह का कि मुख्यमंत्री रातों रात दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, मतलब ऐसा पहले भी हुआ था 1980 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ये जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और ये रातों रात कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के आने के बाद उन्होंने जनता पार्टी के शासन वाली कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। तो इन्हें डर था कि हमारी सरकार भी बर्खास्त ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। न्यूज़ में ही संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर इनकी टिप्पणी थी। तो इन्होंने बोला कि अगर सरकार के साथ बहुमत है तो फिर इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई भी सदस्य नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है या राज्यपाल खुद चाहें तो सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये कुछ बातें आपको प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल विधायक ला सकते हैं या राज्यपाल नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स में पीटी में अगर इस तरह का कुछ आता है तो राज्यपाल खुद चाहें तो वो भी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विधायक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो ये देख लेंगे, दल बदल कानून आप खुद से पढ़ लेंगे और वरना नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ये डिटेल में करा देंगे। दूसरी न्यूज़ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित थी। ये आपको जीएस सेकंड में सामाजिक न्याय में काम आ सकता है और एथिक्स के पेपर में केस स्टडी में बहुत काम आ सकता है। आप एक अधिनियम याद रख लेंगे, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम। और जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने बोला है कि केंद्र ने अपने मंत्रालयों और विभागों से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी जांच के मामलों को शिकायत की तारीख से 90 दिन के भीतर और कुछ मामलों को 30 दिन के भीतर पूरी करने को कहा है। मतलब इनकी जांच को इतने दिन में पूरा कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम लागू करने के बारे में मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में क्या किया गया है ये आपको केस स्टडी में काम आ सकता है। जैसे उन्होंने कहा है कि इस बात के ध्यान रखी जाए कि जब महिला कोई शिकायत करती है तो उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। पीड़ित महिला को यह भी विकल्प दिया जाए कि अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको शिकायत करने की वजह से परेशान किया जा रहा है तो वह उस संगठन के सचिव या प्रमुख को अपनी अर्जी दे सके।
इसके अलावा सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए अब यह जरूरी कर दिया गया है कि वो अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय को भेजें, ताकि इसकी प्रगति पर नज़र रखी जा सके। ये एक नियम है। इसके मेन फैक्ट अगर आप ध्यान रख लेंगे तो वो आपको केस स्टडी में काम आ सकते हैं। ये नियम हम आपको कभी डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन से इसमें ऐसी बातें हैं जो हमको केस स्टडी के हिसाब से काम में आ सकती हैं। एक ये छोटी सी न्यूज़ थी, एक ये आप नाम याद रख लेंगे, अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स। ये अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स क्या है? लश्कर-ए-तैयबा की छात्र शाखा है और अमेरिका ने इस छात्र शाखा को विदेशी आतंकवादी गुट की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट न्यूज़ अमेरिका इजराइल संबंधों पे थी। आपने देखा कि अमेरिका इजराइल के निर्माण काल से ही इजराइल का सहयोगी रहा है। कभी भी इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव आया तो अमेरिका ने उसको वीटो किया, और अब अचानक से अमेरिका ने एक प्रस्ताव को पास भी हो जाने दिया, और अब अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने बस्तियां बसाने के लिए इजराइल की आलोचना की है, और वहाँ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर आरोप लगाया है कि वो इजराइल को लोकतंत्र से दूर ले जा रहे हैं। और इस पर जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि वो इजराइल के समर्थन में हैं, और उन्होंने ट्वीट किया कि वह इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे कि इजराइल के साथ में खराब बर्ताव किया जाए। तो अमेरिका इजराइल संबंधों में क्यों परिवर्तन आ रहा है और कैसे कैसे, इसको हम देखते रहेंगे, और जैसे ही इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो हम उससे आपको अवगत करा देंगे। एक छोटी सी न्यूज़ थी कि विदेशी पर्यटकों और विदेशी मुद्रा पर नोटबंदी का क्या प्रभाव होगा। तो हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके लगभग हर क्षेत्र पर कि इस पर नोटबंदी का क्या प्रभाव है ये दिया जाएगा। तो ये सरकार ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों के आने और विदेशी मुद्रा में आय पर नोटबंदी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, और उन्होंने कुछ आंकड़ा दिया था कि नोटबंदी के बाद भी इन क्षेत्रों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप इसको पढ़ लेना। एक नई न्यूज़ रंगाई उद्योग से संबंधित थी। ये आपके लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल यूपीएससी करता क्या है, ज्योग्राफी में आपने देखा है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो। तो ये जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो वहाँ किस तरह के उद्योग हैं, और यहाँ से यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। करता क्या है, जो उद्योग ज़्यादा चर्चा में रहे होते हैं उनको पूछ लेगा। कभी गन्ना उद्योग क्यों शिफ्ट हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। तो जो उद्योग ज़्यादा चर्चा में रहा होता है। रंगाई उद्योग न्यूज़ में था, किस लिए न्यूज़ में था कि केंद्र सरकार ने त्रिपुर रंगाई उद्योग के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी है, और ताकि जल शोधन परियोजनाओं में निवेश के कारण यह उद्योग वित्तीय संकट झेल रहा है। यह उद्योग बंद होने के कगार पर है। इस निर्णय से घाटे में चल रहे संयंत्रों और 450 रंगाई उद्योग इकाइयों को वित्तीय संकट से उबारा जा सके, इसलिए सरकार ने ये 2 अरब रुपए की राशि मंजूर की है। तो रंगाई उद्योग के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे, सर्च कर लेंगे कि ये उद्योग किस लिए संकट में है, किस तरह की परेशानियां झेल रहा है, और सरकार इसकी किस तरह से मदद कर रही है। हो सकता है कि ये चर्चा में है तो यूपीएससी मेंस के पेपर में रंगाई उद्योग पूछ ले। प्रीलिम्स में तो मुश्किल से इस पर कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन हाँ मेंस में कोई क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका रूस पे एक न्यूज़ थी। आपने देखा कि अमेरिका में जब से चुनाव हुए हैं तो अमेरिका का आरोप है कि रूस ने उसमें हैकिंग कराई, और रूस का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसी के उपलक्ष्य में अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप में रूस के 35 राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। अमेरिका ने रूस के 35 राजनयिकों को निष्कासित करते हुए उन्हें 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। रूस ने कहा है कि वो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित थी। हमने आपको बताया था कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाया था। इस पर खेल मंत्रालय ने उनको चेतावनी जारी की थी और उनसे कारण पूछा था कि सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों किया गया, और साथ में कहा था कि अगर ये फैसला नहीं बदला जाएगा तो भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। और फाइनली खेल मंत्री विजय गोयल ने उनके जवाब से संतुष्ट ना होते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है, और साथ में उन्होंने कहा कि सरकार ने IOA की मान्यता तब तक के लिए रद्द की है जब तक वह सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को वापस नहीं लेता। तो आप थोड़ा सा जो मेंस में काम आ सकता है, आपको एथिक्स के पेपर में काम आ सकता है, खेल नैतिकता में, और प्रीलिम्स में आप देख लेंगे थोड़ा सा कि भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों एवं अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना
और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में आपको काम आ जाए, वरना मेंस के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, खेल नैतिकता में, जो जब आप कुछ अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरह से हुआ और फिर बाद में खेल मंत्री ने इस तरह से उसमें फैसला लिया। एक जो चीज़ इस बार प्रीलिम्स में आपको बहुत बहुत काम आ सकती है वो है भीम मोबाइल ऐप। ये मेंस में भी काम आ सकता है। मेंस में कैसे काम आ सकता है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं। इससे पहले बहुत सारे उपाय हम आपको बता चुके हैं, डिजी धन व्यापार योजना, और टैक्स कम लिया जाएगा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो, इस तरह का सब। तो उसी में एक नया डेवलपमेंट है भीम मोबाइल ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेन देन आसान करने के लिए कल भारत इंटरफेस फॉर मनी को, और इसको नाम दिया भीम मोबाइल ऐप, शुरुआत किया। डिजिधन मेले में श्री मोदी ने, आप जानते हैं कि देश में जगह जगह डिजिधन मेले लग रहे हैं, तो उसमें मोदी जी ने कहा कि स्वदेश में विकसित, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्वदेश में विकसित। अगर ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं कि ये पूर्णतः स्वदेश में विकसित है, और ये सब स्वदेश में विकसित है। इस नए ऐप भीम का नाम भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, स्वदेश में विकसित है, और इसका जो नाम भीम रखा गया है वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। एक और जो लाइन मेंस में काम आ सकती है, और इससे पे थोड़ा घुमा के कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो यह है कि श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मन था कि गरीबों के विकास के लिए कार्य किया जाए। इन्होंने बोला कि तकनीक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गरीबों का सशक्तिकरण कर सकती है। तो क्वेश्चन यह है कि तकनीक गरीबों का सशक्तिकरण किस तरह से कर सकती है। इसको थोड़ा और डेवलप करके बढ़ा के इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तकनीक से, अभी तक माना जाता ये रहा है कि जो तकनीक है वो जो निम्न वर्ग है उसको इतने लाभ नहीं पहुंचाती जितने कि उच्च वर्ग को पहुंचाती है। तो प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इस पर कोई भी आलोचनात्मक मूल्यांकन या कुछ भी करके पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक निरक्षर लोगों को अंगूठा छाप कहा जाता था, लेकिन यही अंगूठा लोगों की पहचान और बैंक बन गया है। अगले 2 सप्ताह के भीतर और एक काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी चेकिंग की व्यवस्था चल रही है। मतलब उस काम की अभी सिक्योरिटी की वो कैसे काम करेगा वो चल रहा है। ये कह रहे हैं उसके आने के बाद ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि इसके लिए ना मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी और ना इंटरनेट की। अभी का जो भीम ऐप है आप इसको अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बाकी ऐप की तरह ही है, बस इसमें जो पेमेंट करना है वो सिंपल है। आप अगर किसी का आपको अकाउंट नंबर नहीं भी पता है और उसका मोबाइल नंबर आप जानते हैं, जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, तो आप मोबाइल नंबर की मदद से भी उसमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना इससे थोड़ा ईजी है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ समय बाद एक और टेक्निक डेवलप हो रही है जिसके बाद में भीम का उपयोग करने के लिए ना मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी और ना ही इंटरनेट की ज़रूरत होगी। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि भारत के सामने जो नगद रहित अर्थव्यवस्था या कम नगद वाली अर्थव्यवस्था की तरफ हम जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज़ बताई थी हमने आपको, इंटरनेट सबसे बड़ी बाधा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इसकी पहुँच नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये जो भीम ऐप होगा ये कुछ समय बाद बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, बिना मोबाइल फ़ोन के भी काम करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसमें था कि नोट दायित्व मुक्ति अध्यादेश 2016 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है। पहले इसको मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली और बाद में राष्ट्रपति जी से। इस अध्यादेश के बाद होगा क्या, तो न्यूज़ में था कि अध्यादेश से जो भी अमान्य नोट हैं 1500 के नोट को लेकर रिजर्व बैंक की लायबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई भी नोट होगा तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये रिजर्व बैंक की लायबिलिटी है कि वो धारक को इतने रुपए की धन देने के लिए वचनबद्ध है। तो इस अध्यादेश के बाद में अगर कोई 1000 या 500 के पुराने नोट्स हैं तो उन पे से आरबीआई की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। जो दूसरी चीज़ न्यूज़ में थी और जो हमारे काम आ सकती है वो ये थी कि जो रकम बैंकों में नहीं जमा कराई गई है उसके बराबर की रकम आरबीआई से केंद्र सरकार को मिलने की उम्मीद है, या आरबीआई उसको दूसरे काम में भी लगा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जितने नोट मार्केट में प्रचलन में थे, आरबीआई ने उतने नोट को दोबारा छापा होगा, और इन नोटों को बदलने के क्रम में जिन नोटों को नहीं बदला गया है उतने एक्स्ट्रा नोट आरबीआई के पास बचेंगे। और उन एक्स्ट्रा नोट को या तो वो केंद्र सरकार आरबीआई से ले सकती है, या फिर आरबीआई उसको दूसरे कामकाज के लिए भी यूज़ कर सकता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है जो प्रीलिम्स में काम आएगा और आज हम आपको होमवर्क में भी देने वाले हैं कि नोट निर्गमन की न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली, वो क्या कंडीशंस हैं जिनके बाद में आरबीआई नोट छापता है। आपने सुना होगा कि वो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखेगा, 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और बाकी विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आप डिटेल में अपनी किसी भी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ लेंगे। अगर आपको पढ़ने के बावजूद ये नहीं समझ आता है किसी इकोनॉमिक्स की बुक में, तो आप हमको मैसेज या मेल कर सकते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम इसको फिर से आपको बता देंगे। तो न्यूज़ में ये अध्यादेश के बारे में था कि इस अध्यादेश से रिजर्व बैंक की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो इस तरह से काम में ला सकता है। एक न्यूज़ थी कि इस अध्यादेश के तहत 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपये के 10 से ज़्यादा नोट रखना अपराध माना जाएगा। बाकी छोटी छोटी बातें थी, इनको आप पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो यूपी से संबंधित थी। आप सभी ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, इन दोनों में जो विवाद है वो काफ़ी गहरा गया है और पार्टी फूट के कगार पे आ गई है। तो फूट के कगार पे आने के बाद में जो जो चीज़ें हमारे काम की हैं, ये जो स्टोरी जो भी चल रही है ये सब हमारे काम की नहीं है। उस स्टोरी में हमारे काम का क्या है, नंबर 1 प्रीलिम्स के हिसाब से जो न्यूज़ में आ रहा है बार बार कि चुनाव चिन्ह किसको दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सपा सरकार का चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो अगर ये 2 दलों में विभाजित होते हैं तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि असली सपा मेरी वाली है और मुलायम सिंह भी कह रहे हैं कि जो सपा उनका वाला धड़ा है वो असली समाजवादी पार्टी है। तो जो चुनाव आयोग है वो किसको चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, चुनाव चिन्ह आवंटित करने का क्या नियम होता है, किस तरह से, अखबार में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हो सकता है अखिलेश यादव जो उनके उम्मीदवार हैं उनको सबको निर्दलीय चुनाव लड़ाएं। तो ये चुनाव चिन्ह किस तरह से आवंटित किए जाते हैं, ये तो प्रीलिम्स के लिए काम का है। मेंस के लिए क्या काम का है, पेपर सेकंड में, जीएस के सेकंड पेपर में परिवारवाद, जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति में परिवारवाद, ये सब चीज़ें वहाँ हमको काम आएंगी। और दल बदल हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि दल बदल कानून इस बार महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का इशू हो या फिर ये समाजवादी पार्टी वाला इशू हो कि दल बदल क्यों होते हैं, क्या वो विचारधारा के आधार पर किए जाते हैं या लाभ के आधार पर किए जाते हैं, कब गैर कानूनी है कब कानूनी है, वो सब तो हम आपको डिटेल लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे जब टॉपिक वाइज में उसको कराएंगे तो। और ये काम आ सकता है हमको एथिक्स के पेपर में, राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक नैतिकता, वहाँ पे भी ये सब हमको काम आ सकता है कि किस तरह से जो दल हैं वो विचारधारा के आधार पर ना चलकर लाभ के आधार पर टूटने लगे हैं। पहले दलों में विभाजन होता था तो वो विचारधारा के आधार पर होता था। अगर 2 लोगों की विचारधारा नहीं मिलती थी तो वो बाद में आगे जाके उसको 2 अलग अलग दल बना लेते थे। लेकिन ये जो इस बार झगड़ा है इसमें विचारधारा का कोई झगड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि एक परिवार की लड़ाई है और उस परिवार की लड़ाई में उन्हें उसको पार्टी की लड़ाई बना दिया है और पार्टी को 2 भागों में विभक्त किया जा रहा है। तो ये सब 3 चीज़ें इसमें काम आ सकती हैं, चुनाव चिन्ह प्रीलिम्स के लिए, राजनीति में परिवारवाद जीएस सेकंड पेपर के लिए, और राजनीतिक शुचिता नैतिकता ये सब कुछ एथिक्स के 4th पेपर के लिए। एक चीज़ जो प्रीलिम्स में काम आ सकती है वो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल। हाइड्रोइलेक्ट्रॉनिक सेल है क्या, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने विद्युत उत्पादन करने वाला एक ऐसा सेल बनाया है जो पानी से चलता है। जब तक इसे पानी की आपूर्ति होती रहती है बिजली बनती रहती है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में उत्तराखंड के विज्ञानी डॉक्टर RK कोटनाला और इनकी स्टूडेंट हैं डॉक्टर ज्योति शाह, इन्होंने मिलकर यह सेल बनाया है। नाम आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल है क्या और यह किस तरह से काम करता है। पहली बात कि दुनिया में पहली बार किसी ने पानी से सीधे बिजली, अगर यहाँ सीधे हटा दें और लिख दें पानी से बिजली तो फिर ये दुनिया में पहली बार नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, दुनिया में पहली बार किसी ने पानी से सीधे बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है। उन्हें इस आविष्कार के लिए भारतीय पेटेंट मिल चुका है और अमेरिकी पेटेंट की प्रक्रिया जो है वो चरण में है। वैसे तो दुनिया में पिछले कई वर्षों में पानी से ऊर्जा पैदा करने का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ होता क्या था, जहाँ भी लोगों को सफलता मिली है वह पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करते हैं और ब्रेक करने के बाद में हाइड्रोजन के प्रज्वलन से ऊर्जा पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी से सीधे बिजली पैदा की जाएगी। डॉक्टर कोटनाला ने बताया कि अपने आविष्कार के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कमरे के तापमान पर पानी के अणु को तोड़ने के लिए नैनो स्तर का पोरस छिद्रित पदार्थ, इसको आप ध्यान रख लेंगे प्रीलिम्स में काम आ सकता है, नैनो स्तर का पोरस छिद्रित पदार्थ मैग्नीशियम फेराइड तैयार किया था। तो आप ध्यान रख लेंगे मैग्नीशियम फेराइड, जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की नहीं बल्कि
1-2 बूंद पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के आयनों को अलग अलग एकत्रित करने के लिए इस पदार्थ के एक तरफ सिल्वर और दूसरी तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया गया था। ये चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना कि शायद ये भी प्रीलिम्स में काम आ जाए। वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाता है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड ही होते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो इतना भी आप ध्यान रख लेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो पानी से सीधे बिजली बनाने के काम में आता है। तो इतने से भी प्रीलिम्स में काम चल सकता है, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा ऐसी कि हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पूछ ले। और उन्हें बताया कि इसमें 3 तरह के विज्ञान का प्रयोग हुआ है, नैनो साइंस, इलेक्ट्रोड साइंस, मटेरियल साइंस। ज़्यादा काम का नहीं आएगा लेकिन बता दे रहे हैं। कनाडा से प्रकाशित होता है ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनर्जी रिसर्च, इसमें ये प्रकाशित हो चुका है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे, ये आपको मेंस में काम आ सकती है कि यह केवल ग्रीन एनर्जी डिवाइस है, बल्कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। तो मेक इन इंडिया भी है और ग्रीन एनर्जी भी है। फिर इस पदार्थ के बारे में दिया था कि ये जो पदार्थ है इन्होंने मैग्नीशियम फेराइट ही क्यों लिया, कि उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। कथन और कारण में हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन बना दें कि इस तरह का सेल बनाने के लिए मैग्नीशियम फेराइट का प्रयोग किया जाता है, ये दे दें कथन। और कारण में दे दें क्योंकि इसकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर पूछ लेंगे केवल कथन सही है, कारण गलत है, दोनों सही है, उसको ठीक एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से बना के भी दिया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। एक और चीज़ क्या आपको काम आ सकती है, क्या काम आ सकता है, हाँ ये काम आ सकता है। डॉक्टर कोडनाल ने बताया कि यह सेल सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं है और ना ही इसमें पानी के अणुओं को विघटित करने के लिए परावैंगनिक किरणों की बौछार करने की ज़रूरत होती है। बस बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए बस इतना सुनिश्चित करना होता है कि इसे पानी की आपूर्ति मिलती रहे। तो प्रीलिम्स में अगर ऐसे थोड़ा बहुत घुमाया जाए कि ये बिजली की रोशनी में या सूरज की रोशनी में ही काम करता है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक जो चीज़ काम आ सकती है आपको प्रीलिम्स में वो ये है कि इस प्रकार पूरी अभिक्रिया में जो होता है 2 बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको पढ़ लेते हैं पूरा। उन्होंने कहा कि एक खासियत यह भी है कि पानी के विघटन के दौरान बना हाइड्रोजन आयन 2 भूमिक इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। साथ ही जिंक ऑक्साइड को ऊष्मा की मौजूदगी में जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन में विघटित किया जा सकता है। तो इसमें 2 बाई प्रोडक्ट हैं, एक जिंक ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस। इनका क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है और जो जिंक ऑक्साइड है वो एक महंगा यौगिक है। तो ये आप इसके बाई प्रोडक्ट याद रख लेंगे। किसने बनाया है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और क्या काम करता है, मापन से संबंधित काम करता है। जैसे कि जो भी मापने की इकाइयाँ होती हैं उन सब की एक्यूरेसी के बारे में ये काम करता है। एक और चीज़ इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, जब आप बोटिंग करने जाते हैं तो जो आपकी उंगली पे स्याही लगाई जाती है वो उसकी जो खोज की गई है वो भी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने की गई है। तो अगर इसके बारे में भी प्रीलिम्स में कुछ पूछे तो 2-3 बातें याद रख लेंगे। और सबसे छोटी सी न्यूज़ लास्ट में थी कि राष्ट्रपति जी ने एक टिप्पणी की है कि देशभक्ति का नतीजा ऐसा ना हो कि इतिहास की व्याख्या करते समय हम सच से समझौता कर लें। राष्ट्रपति जी ने ऐसा क्यों कहा, तो इसलिए कि आप देखेंगे कि जो किसी भी देश की सरकार होती है तो उस देश में जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा होता है तो सरकार इस तरह से चाहती है कि कुछ ऐसा पढ़ाया जाए कि सरकार की आइडियोलॉजी ही स्टूडेंट्स में विकसित हो। तो ज़्यादातर जब सरकारें बदलती हैं तो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ इन बुक्स के साथ भी की जाती है। तो उसके संदर्भ में ये राष्ट्रपति जी की टिप्पणी थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 1, 2 और 3 जनवरी के करंट अफेयर्स में। ये क्लास आपको इकट्ठी प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद में हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक ये कि लेक्चर लेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, जैसे अब किसी हेल्थ इशू के कारण 5 दिन 6 दिन से आपको कोई लेक्चर नहीं मिला, तो हम कोशिश तो ये करेंगे डेली आपको लेक्चर मिलता रहे। और जो वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड है उस नोटिस बोर्ड पर हम लेक्चर का टाइम पहले से डाल दिया करेंगे। जनरली आपको लेक्चर कैसे मिलेगा कि अगर 4 जनवरी का लेक्चर है तो वो 5 जनवरी की मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारण से वो लेक्चर आपको 5 जनवरी की मॉर्निंग में नहीं मिल रहा है तो यहाँ नोटिस बोर्ड में वहाँ पे लिख दिया जाएगा। जिस तरह से आप वहाँ पे देखते हैं कि डेली करंट अफेयर्स फॉर 5 जनवरी, तो उसके नीचे इसकी टाइमिंग डाल दी जाएगी कि अवेलेबल एट इतना, जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गर्भिदाय से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।